बैठकर किए जाने वाले आसनों का परिचय व अभ्यास। परंपरागत आसनों का। इन आसनों में सर्वप्रथम हम यह जान लें कि महान ऋषि पतंजलि के माध्यम से दी गई आसनों की परिभाषा स्थिरम सुखम आसन, शरीर को स्थिरता व सुखपूर्वक बैठने की भंगिमा को एक आसन कहते हैं। अन्य सभी आसन जो हमारे किए जाते हैं शरीर को स्वस्थ व प्राण का संचार सही रूप से ईड़ा व पिंगला से निकालकर सुषुम्ना में लाने का उद्देश्य होता है। उन सब आसनों करने के पश्चात जिस आसन में हमें स्थिर होना होता है, आसनों के बाद प्राणायाम कर धारणा व ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान की ओर बढ़ने के लिए वह ये बैठने वाले आसन ही होते हैं। विशेष 4 आसन जिनका सर्वप्रथम हम वर्णन करेंगे, उनका अभ्यास ध्यान के लिए किया जाता है। जो आसन हमारे योग की उच्चतम अवस्था तक सहायता करते हैं, आसन के रूप में ये वहां तक हमारे साथ जाते हैं। सर्वप्रथम सुखासन। सुखासन में बैठने के लिए सरल इसी प्रकार हम पहले सर्वप्रथम सभी में पांवों को फैलाएंगे, विश्राम देते हुए फिर पांवों को मोड़ेंगे। पहला बाएं पांव मोड़ेंगे, वह बायां टखना दाएं घुटने के नीचे व बायां घुटना दाएं टखने के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि दोनों घुटने सरलता से दोनों टखनों व पंजों के ऊपर विश्राम कर रहे हों। बैठने का प्रयास। दोनों बैठने की हड्डियां हमारे अस्थि के पास की, कमर गर्दन को पूरा सीधा रखेंगे। हथेलियों को जो भी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा या अंजुलिबद्ध जो भी हमें और हमारे व्यक्तिगत अभ्यास में है उसका प्रयोग करेंगे। विशेष ध्यान रखेंगे कमर गर्दन सिर समरेखा में हो। आंखें बंद कर शरीर की, मन की सभी चंचलताओं को शांत कर मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे। सुख आसन नाम ही दर्शाता है कि सुखपूर्वक बैठ रहे हैं। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव खिंचाव नहीं, सरल सामान्य व सुखपूर्वक बैठने का प्रयास। सभी आसन व सुखासन में हमें एक संभावना मिलती है जिसके अंदर हम अपने प्राण को बहिर्मुखता से रोक अंतर्मुखता की ओर बढ़ाएं। प्राण का संचार सुषुम्ना में सिर की ओर ले जाएं। स्थिर व सबल ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा सुखासन। दूसरा स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन कुछ लोग कहते हैं सामान्यतः दायां पांव आगे रखने को इसे स्वस्तिकासन बोलते हैं, परंतु लंबे समय पूर्व 20-25 साल वर्ष पूर्व अपने गुरुदेव के साथ साधना में था, इसी आसन में बैठा था। प्रारंभिक अवस्था थी। गुरुदेव आए, कौन सा आसन? मैंने कहा जी ज्ञान नहीं। तो उन्होंने कहा दाएं पंजे को बाई जंघा व पिंडली के मध्य में लाओ, और बाएं पंजे को दाई जंघा व पिंडली के मध्य में ऊपर खींच लें। जो आसन बनता है स्वस्तिक आसन कहते हैं। पांव की स्थिति एक दूसरे में इस प्रकार फंसती है जैसे स्वस्तिक का निशान एक दूसरे की ओर क्रॉस करके आगे जाता है। इस प्रकार पंजों को फांसने के पश्चात दोनों पांव स्थिर हो जाते हैं, उनमें कोई चंचलता या बिखराव नहीं रहता। इस स्वस्तिक आसन की स्थिति में शरीर कमर गर्दन सीधी, शरीर थोड़ा पीछे की और हथेलियों को अंजुलि बुद्ध चिन्ह मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा जो भी आपको स्वाभाविक आसन में स्थिर करती है उसमें ले आए। शरीर के कटिभाग की ऐसी स्थिर स्थिति के कारण जो भी अंग यहाँ पर हैं, विशेषकर हमारी प्रजनन इंद्रियां, वह यहाँ से प्राण का संचार सात्विक शुद्ध अवस्था उसके शांत होने से और सात्विक शुद्ध प्राण के मेरुदंड में आने से स्वतः ही मन एकाग्र व शांत हो जाता है। जो भी अंग यहाँ पर उन सबकी स्थिरता अच्छे सुचारू रूप से वो कार्य कर पाते हैं और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। उद्देश्य मुख्य
मन की शांति, वो एकाग्रता, स्वस्तिकासन। इसी क्रम में अगला आसन, जिसे आसनों का सम्राट व सबसे अच्छा ध्यान का आसन कहते हैं, सिद्धासन। पुनः पहले पांवों को विश्राम दे सरल करेंगे व तत्पश्चात बाई एड़ी को सीवन स्थान पर, मूलबंध का स्थान जिसे कहते हैं, उस स्थान पर रखेंगे। बायां पंजा दाई हथेली से चिपका होगा, दाई जंघा से चिपका होगा। दाई एड़ी बाई ओढ़ी के बिल्कुल ऊपर से, हमारे लिंग व अंडकोशों के ऊपर से लाते हुए बाई जंघा व पिंडली के मध्य में हल्का सा फंसा देंगे, जिस प्रकार स्वस्तिक आसन में किया था। एड़ी ऊपर व नीचे की एक दूसरे के समानांतर सीधे में होगी, वह हमारे प्रजनन इंद्रियां मध्य में होंगी, जनन इंद्रियां। वह बायां पंजा स्वस्तिक आसन की समान दाई जंघा व पिंडली के मध्य से अंदर ले लेंगे। शरीर को पूर्ण स्थिर कर देने का प्रयास, कमर गर्दन समरेखा में, हाथ ज्ञान चिन्ह व अंजलि बद्ध, जो भी अवस्था आपको अच्छी लगे। वह ध्यान का सर्वोत्तम आसन सिद्धासन, सिद्धों का प्रिय सिद्धासन, सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए माध्यम बनने वाला सिद्धासन। बाई एड़ी के सेवन स्थान पर लगने मात्र उसकी सहायता से मूलबंध में सहायता हो जाती है। प्राण का संचार ऊपर की ओर स्वतः होने लगता है। दाई एड़ी स्वादिष्ठान के सामने होने से, प्रजननेन्द्रियों के नियंत्रण होने से, जननेन्द्रिय आदि काम वासना शांत होने से, प्राण स्वतः मेरुदंड में जाने से कुंडली के जागरण की संभावना हो जाती है। सभी प्रकार के अंतःस्राव हार्मोन्स सभी अपने आप साम्य अवस्था में आने लगते हैं। हमारा रक्त संचार सरल शांत सामान्य हो जाता है। हमारी नाड़ियों में दौड़ रही संवेदनाएं स्वतः सरल शांत सामान्य होने लगती हैं। मन एकाग्र व स्थिर हो जाता है। अंततः कुंडलिनी वो शून्य अवस्था आने लगती है। ऐसा सिद्धों का महान सिद्धासन। अगला आसन पद्मासन। बायां पंजा दाई जंघा पे टिकाएंगे, दायां पंजा बाई जंघा पर ले आएंगे। सामान्यतः जो पांव ऊपर रहता है उसका घुटना ऊपर उठ जाता है। प्रयास करेंगे नीचे की ओर ले आए, पांव इसी प्रकार फंसे रहें। यदि नहीं लगता तो प्रारंभ में कुछ कपड़ा आदि एक घुटने के नीचे रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी होगी, पांव इसी अवस्था में बंधे हुए, हाथ ज्ञान चिन्ह व अंजलि बद्ध में, कमर गर्दन सीधी समरेखा में। पांव की इस भंगिमा से शरीर पूर्ण स्थिर हो जाता है। उस पूर्ण स्थिरता से हमें एक, शरीर की स्थिरता से मन की स्थिरता स्वतः आ जाती है। शरीर की सारी नाड़ियों का विस्तृत हुआ और नियंत्रित प्रवाह नियंत्रण में आ जाता है। कमर गर्दन स्वतः सीधी होने के लिए सहायता मिलती है। श्वास अपने आप सरल व शांत होने लगती है। शरीर की मांसपेशियां स्थिरता में आ जाती हैं। रक्त संचार सरल व शांत हो जाता है। और इन सब की स्थिरता मन को स्थिर कर देती है। पद्मासन। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए उससे लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार यह पद्म हमारा मन शरीर व इंद्रियों के विभिन्न चंचलताओं के देने पर भी मन सिर कमल की भांति इन सब से निर्लिप्त हो जाता है। ऐसा पद्मासन।
अगला आसन वज्रासन। दोनों पांवों को मोड़ते हुए, एड़ियां बराबर में, दोनों पांवों का अंगूठा मिला, घुटने आगे की ओर। इस स्थिति में बैठते हमारी जंघाएं पूर्ण सख्त वज्र के समान हो जाती हैं। सभी आसनों में ध्यान रखें, नीचे कुछ इस प्रकार का हल्का आसन, कुछ सरल कोमल आसन होना चाहिए, जिससे हमारे पांव में अधिक दबाव न पड़े। इस स्थिति में हमारी एड़ी नितंब के बराबर न होगी। इस प्रकार और पीछे पंजे विशेषकर हमारे पांव के अंगूठे मिले होंगे, एड़ियां बराबर में खुली होंगी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी। बहुत अधिक तानने का प्रयास न करें जिससे हमारी कमर आगे की ओर चली जाए। सरल सामान्य सीधी ऊपर की ओर, इसका ध्यान रखेंगे। वज्रासन एक विशेष आसन, एकमात्र पूरे आसनों में जिसे हम भोजनोपरांत कर सकते हैं। भोजनोपरांत कर सकने वाला एकमात्र आसन। कमर गर्दन सीधी, शरीर की एक तानता बढ़ने के कारण उदर के क्षेत्र में सरलता होने से पाचन क्रिया सरल हो जाती है, वह शीघ्र पच जाता है, भोजन पच जाता है। वज्र नाड़ी पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसकी सहायता से हमारे मूत्र रोग व सभी प्रजनन के रोग सरल शांत हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। शरीर की इस शांत अवस्था में से स्वतः ही आकर्षक विचार मन में नहीं आते, जो चंचलता प्रदान करते हैं। दक्षिण में का परंपरा है कि जैसे महापुरुषों के पांव धोने की परंपरा, वहां केवल पांव के अंगूठे धोने की परंपरा। कहते हैं पांव के अंगूठे से एक विशेष ऊर्जा निकलती है, जिसे स्पर्श करने से गुरुओं के शिष्यों में उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस आसन में हम दोनों अंगूठे पीछे एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। शरीर की ऊर्जा शरीर में रहती है, वह ऊर्जा अंदर से एक प्रकार का पूर्ण चक्र पूरा कर हमारे मूलाधार से सिर की ओर प्राण को लाने में सहायता करती है। हर्निया जैसे रोग, बवासीर जैसे रोग, देवियों के मासिक धर्म को भी ठीक कर सकता है। वह कमर की सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी होने से शियाटिक जैसी प्रॉब्लम, ग्रंथरसी जैसी प्रॉब्लम हट जाती है। और अंततः विशेष प्रभाव कुंडली जागरण में सहायता मिलती है। अगला आसन सिंहासन। दो तीन परंपराओं में अपने प्रकार का उनका हाथ व पांवों की भंगिमाएं हैं। पहले पांवों की स्थिति वज्रासन जैसी स्थिति में ही दोनों एड़ियों के मध्य बैठकर दोनों हाथ की उंगलियों को अंदर करते हुए आगे रखते हैं, छाती को पूरा आगे निकालते हैं। तो सभी स्थितियों में छाती आगे निकलेगी और मुख ऊपर आएगा। एक स्थिति ये हुई। दूसरी स्थिति में दोनों पांवों से एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके एड़ियों पर बैठकर फिर ये से हाथों की यही स्थिति रख के और छाती आगे के आती है। किन्हीं परंपराओं में हथेलियां आगे रखते हुए, घुटना आगे रखते हुए, घुटने पीछे रखते हुए इसी स्थिति में छाती आगे लाते हैं। तो सभी स्थिति में छाती आगे है, मुख ऊपर है और मुख, जीभ व आंखें अधिकतम खुलती हैं। छाती का पूरा विकास। एक और चीज, किन्हीं परंपराओं में सांस रोकने की संकेत दिया है और किन्हीं परंपराओं में सांस निकालते हुए हल्की आवाज के साथ सिंह का रूप बनाना। सभी में दोनों प्रकार हम करने का प्रयास करते हैं। सांस रोककर मुख, आंख और जीभ निकालेंगे, फिर अंत में हल्का सांस निकालते हुए जीभ को अधिकतम बाहर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार इस क्रिया को करने से हमारी छाती का पूरा विकास होता है, मुख की सारी मांसपेशियों का विकास, आंखें, जीभ, कान, सिर, सभी का पूरा विकास, उसमें अच्छा रक्त का संचार भी होता है। सबसे पहला तो देवियां जो फेशियल कराती हैं, शरीर की सारे रोम रोम खुल जाते हैं, तो ये अपने आप ही हो जाता है। पूरा चेहरे के सभी रोम खुल जाने के कारण से
एक अच्छी सात्विक शुद्ध अवस्था चेहरे में आ जाती है। फिर आंख, नाक, कान, मुख व सिर के अंदर पूरा खुल जाने व अच्छा रक्त संचार होने से सभी रोगों में सहायता मिलती है। सभी रोगों को ठीक करने में सहायता मिलती है मुख के। वह शरीर का पूरा खुल जाने से शरीर के पूरे शरीर के अंदर अच्छा रक्त संचार होने से ठीक होने का में सहायता मिलती है। मुख के अधिक तक खींचने से, गले में जीभ खींचने से थायराइड जैसी प्रॉब्लम में सहायता मिलती है, ठीक करने में सहायता मिलती है। और सिर का भाग जैसे हम पूरा खोलते हैं तो सिर के भाग में एक विशेष ग्रंथि है जिसे हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, जहां से सभी अंतः हार्मोन्स का स्त्राव होता है, वो सब में सहायता मिलती है ठीक होने में। ऐसा हमारा सिंहासन। अंतिम दो आसन, गोमुख आसन और वीरासन। गोमुख आसन हम दायां पांव मोड़ते हैं, उसके ऊपर बायां पांव रखते हैं, दोनों घुटनों के बीच में गौ माता के मुख जैसी स्थिति आ जाती है। यदि बायां पांव ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर से लाएंगे, कमर के पीछे ले जाएंगे, बायां हाथ नीचे से ले जाकर आप उसमें गूंथेंगे, सिर से दाएं कोहनी को पीछे धक्का देंगे, छाती का पूरा विकास करते हुए दोनों हाथ व पांव की मांसपेशियों को अच्छी तरह खींचते हुए इस अवस्था में रुकेंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर करने का प्रयास। फिर बायां पांव नीचे व दायां पांव ऊपर, बायां पांव नीचे व दायां पांव ऊपर रखेंगे। यदि हमारा दायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से ले जाते हुए पीछे मोड़ेंगे, व दायां हाथ नीचे से ले जाकर उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जिस भी अवस्था में हम खींच सकते हैं, दोनों हाथों को खींचेंगे एक दूसरे की ओर, सिर से बाई कोहनी को पीछे धक्का देंगे, छाती का पूरा विकास करेंगे। जितनी देर रुक सके रुकेंगे, फिर शन शन सामान्य स्थिति में आएंगे। ऐसा गोमुख आसन जिसमें हमारे हाथ की व पांव की मांसपेशियों में बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है, तो वहां पर रक्त का संचार अच्छा होता है, छाती का पूरा विकास हो जाता है, जिससे हमारे फेफड़े व छाती व हृदय को पूरा अच्छा विकास मिलने से उनकी क्रिया में सहायता मिलती है। जिस प्रकार हम अपने दोनों पांव को खींचते हैं तो हमारे सभी जननेंद्रिय के विकार दूर होते हैं। देवियों में विशेषकर गर्भ के स्थिति में यदि गर्भ ढीला होने का यदि किन्हीं किन्हीं को संभावना लगती है तो इस आसन को करने से वो गर्भ स्थिर हो जाता है। स्नायु व फेफड़े व छाती हमारे सभी अच्छी क्रिया कर जैसे फैलता है तो उनका अच्छा कार्य हो पाता है। गर्दन में विशेषकर जैसे हम सिर से दोनों दूसरे हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं तो स्पॉन्डोलाइसिस जैसी परेशानियां गर्दन की हमारी दूर हो जाती हैं। जहां नस का दबाव होता है तो वो ढीली हो जाती हैं। ऐसा विशेष गोमुख आसन जिसके विशेष लाभ। अगला अंतिम आसन वीरासन। कुछ परंपराओं में सामान्य एक पंजे को दूसरी जगह पे रखना व दूसरे जगह पहली दूसरे पंजे को पहली जगह पर रखना। फिर सामान्यतः एक पांव की स्थिति वज्रासन के समान, दूसरा तलवा आगे रखते हुए बाएं हाथ की हथेली बाएं घुटने पर, दाएं कोहनी दाएं घुटने पर रखते हुए हथेली मुख पर रखने का प्रयास, स्थिति को वीरासन कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी ओर दायां पांव मोड़कर वज्रासन की स्थिति में बायां पंजा आगे रखते हुए दाएं हथेली दाएं घुटने पर, बाईं कोहनी बाएं घुटने पर रखकर बाईं हथेली मुख पर। ऐसा वीरासन। विशेष लाभ। वज्रासन में होने वाले सभी लाभ दोनों भाग में खींचने से इस प्रकार के हमारे वज्रासन के जो सभी लाभ थे कि वह हमारे पेट में स्थान देता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, हमारे प्रजननेंद्रियों को ठीक करने में सहायता कर सकता है, मन को शांत करता है,
विशेषकर इस ध्यान के आसन में यदि किसी को अन्य आसन में कठिनाई होती है तो और सरलता इसमें होती है तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हमारे परंपरागत बैठ कर किए जाने वाले आसनों का कुछ अभ्यास और परिचय। ओम शांति शांति शांति।